हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट रोहित खुराना और हमारे साथ है किया कैरेंस IMT वेरिएंट जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ अब आने लगी है। और इसका जो इंजन है वो अपडेट किया गया है 160 PS की पीक पावर और 253 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देने के लिए। ये जो वेरिएंट हम चला रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ। IMT क्या होता है? एक इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है जिसमें एक 6 स्पीड मैनुअल दिया गया है। ये चलाने में कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने इस पे एक हाईवे ट्रिप भी किया अपनी फैमिली के साथ। इसकी सीटिंग कैपेसिटी, कंफर्ट वगैरह, और मुझे ओवरऑल मेरा जो गाड़ी के साथ लिविंग विद द कैरेंस IMT एक्सपीरियंस क्या था, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। माइलेज की भी बात करेंगे, स्पेस, कंफर्ट और जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं एक गाड़ी को ओन करने के, स्पेशली एक फैमिली कार के, वो सब इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपने रिव्यू को। मैंने आपको बताया कि ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो आप सोच रहे होंगे ये मैनुअल है या IMT है, क्या है? बेसिकली IMT इज अ मैनुअल ट्रांसमिशन ओनली but it is without clutch. It is a clutchless manual transmission, also known as intelligent manual transmission. अब ये क्या होता है? इसमें आपको दो ही पेडल मिलते हैं, एक्सीलरेटर और ब्रेक, और इसमें क्लच पेडल नहीं होता है। अब क्लच पेडल नहीं होता है लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में तो क्लच होता है। तो यस, इसके जो ट्रांसमिशन है उसमें क्लच है, लेकिन जो क्लच है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। एक ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट दी जाती है IMT गियर बॉक्स में, और एक सेंसर होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि आप गियर्स को किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली वो क्लच को डिसएंगेज और एंगेज करता है। जब आप स्टैंड स्टिल से मूव करने के लिए फर्स्ट गियर डालते हैं तो उस टाइम पे आपका पैर जो है वो ब्रेक पे होना चाहिए, जैसा कि आप एक नॉर्मल ऑटोमेटिक कार में भी करते हैं। जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाते हैं तो गाड़ी क्रीप करना शुरू कर देती है, 5 से 7 की स्पीड पे धीरे धीरे मूव करती है, और फिर जब आप एक्सेलरेटर को टैप करते हैं फिर वो एक्सेलरेशन लेती है। अब जब आप सेकेंड गियर में जाते हैं तो जो क्लच है वो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज होता है और एंगेज होता है। अब जब मैं क्लच की बात कर रहा हूँ तो आपके पास क्लच पेडल नहीं है। क्लच का कंट्रोल जो है वो कार के कंप्यूटर्स के पास है। एक एक्चुएटर होता है जो क्लच को कंट्रोल कर रहा है, और एक सेंसर होता है गियर लीवर के पास में जो कि ये डिटेक्ट करता है कि आप गियर को शिफ्ट करने वाले हैं। अभी जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ और मुझे यहाँ पे कंसोल में इंडिकेटर आ गया कि मुझे थर्ड में जाना चाहिए, तो मैंने थर्ड पुश किया, थर्ड लग गया, और ये काफ़ी सीमलेस है। अब मैं थर्ड से फोर्थ में जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैं थर्ड से फोर्थ में गया। और क्लच का जो ऑपरेशन है, जैसे कि एक ह्यूमन ड्राइवर करता है कि गियर चेंज करने से पहले क्लच को दबाएगा, फिर गियर चेंज करेगा, फिर क्लच को रिलीज कर देगा, वही एक्शन जो है वो कार के कंप्यूटर्स एक्चुएटर्स के थ्रू कराते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को करता है विदाउट यूजर्स इंटरवेंशन। वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, और कार के जो रेव्स हैं वो भी जो है आपका ECU बहुत अच्छे से मैच कर लेता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अगर सडन ओवरटेक करना है, आप 6 गियर में हाईवे पे जा रहे हैं और रिलैक्स क्रूजिंग कर रहे हैं, और आपको 1 या 2 गियर डायरेक्ट डाउन शिफ्ट करने हैं, तो क्या वो आप कर पाएंगे? आंसर है यस, आप कर पाएंगे। मैंने किया है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सडन एक्सेलरेशन लिया, आप अभी थर्ड गियर में हैं लेकिन आपकी स्पीड 50 के आसपास है, तो आप सीधा फिफ्थ लगा देंगे, तो आप गियर स्किप भी कर सकते हैं। ऑल्दो नॉर्मल ड्राइविंग में आपको गियर स्किपिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप सडन एक्सेलरेशन ले रहे हैं या आपको सडन डाउन शिफ्ट करके क्विक एक्सेलरेशन करना है, या फिर आप क्रूजिंग स्पीड पे आ गए हैं और आप सीधा 6 गियर डाल के आप रिलैक्स क्रूज करना चाहते हैं, आप क्रूज लेन में आ गए हैं, तो आप वो भी इसके साथ कर सकते हैं। इसका जो क्लच है वो सीमलेसली काम करता है, और हमने इसका एक 0 to 100 टेस्ट भी किया जिसका आप अलग से शॉर्ट देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो इस इंजन के साथ में 0 to 100 में भी हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला। इन गियर एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। इसका जो इंजन है स्पेसिफिकली, ये इस ट्रांसमिशन को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है, क्योंकि 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, तो आप किसी भी गियर में हो आपको इन गियर एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आप बहुत स्लो ट्रैफिक में हैं और आप ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे भी आ जाते हैं, लाइक आप यू टर्न ले रहे हैं और आप सेकंड गियर में हैं, तो गाड़ी स्टॉल नहीं होती है, आपको एरर नहीं देती है। सेकंड गियर में भी ये स्टैंड स्टिल से चल सकती है। फर्स्ट गियर में रिकमेंडेड होता है, बट कई बार ऐसा होता है बहुत स्लो ट्रैफिक में और गाड़ी रुक गई और आपने फिर से एक्सेलरेट किया, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गियर में स्टैंड स्टिल से चल सकती है, तो काफ़ी कन्वीनियंस है। तो सिटी ट्रैफिक में स्पेसिफिकली जब आप कंजेस्टेड ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं तो आप सेकंड गियर में स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे हैं तब रिकमेंडेड है कि आप फर्स्ट गियर में जाएं। अभी जैसे कि मैं टर्न लेने वाला हूं और मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, तो मैं सेकंड गियर में जाऊंगा और आराम से टर्न ले लूंगा। अब ऑल थ्रू दिस आई एम चेंजिंग गियर, जो कि एक छोटा सा एफर्ट है,
बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी भी मैनुअल ट्रांसमिशन कार से, स्पेशली आप कंजेस्टेड ट्रैफिक में जब ड्राइव कर रहे हैं, तो इसमें आपका एफर्ट जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर एफर्ट जो है वो ड्राइवर का क्लच ब्रेक के बीच में नेगोशिएट करने में जाता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, उसमें आपको बहुत आराम देती है। अब बात आती है नॉर्मल हाईवे ड्राइविंग की। हाईवे ड्राइविंग में आप इसको 5th या 6th गियर में डाल के आराम से क्रूज कर सकते हैं, और इसकी जो रेव रेंज है वो 700-800 आरपीएम से लेके 2000-2500 आरपीएम तक ये बहुत रिलैक्स रहता है इंजन। और अच्छी चीज ये है कि इसका जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो अभी मैंने एक दिल्ली टू मथुरा की ट्रिप करी थी, जिसमें मैंने इस गाड़ी को यमुना एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे पे चलाया, जहां पे मैंने इसको 100 की स्पीड लिमिट है, 100 पे क्रूज सेट करके 6 गियर में चलाया। तो इसका आरपीएम जो था वो 2000 के आसपास था, और उसमें इसने मेरे को बहुत ही रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस दिया, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी बहुत ज्यादा रेव कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। और साथ ही में इसने मेरे को माइलेज भी बहुत अच्छा दिया, 16 प्लस का माइलेज दिया ट्रिप पे, फॉर अ पेट्रोल कार जो कि 160 पीएस की पीक पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। अच्छी खासी पावरफुल कार है, 6 सीटर है विद लोड ऑफ 4 पैसेंजर्स एंड सम लगेज इन द कंपार्टमेंट। उसके बावजूद इसने मेरे को बहुत अच्छा खासा माइलेज दिया। तो ये जो इंजन और ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन है, ये ना सिर्फ सिटी के लिए बल्कि हाईवे के लिए भी काफी अप्रोप्रिएट है। और ये गाड़ी जो है स्लो होने के बावजूद भी आपको डाउन शिफ्ट करने के लिए बहुत जल्दी परेशान नहीं करती है। अगर मैं 3rd गियर में भी हूँ और मैं 20 की स्पीड पे भी आ जाता हूँ, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना उतना जरूरी नहीं है। हाँ, बट ये होता है कि कई बार जैसे आप हाईवे पे जा रहे हैं, आप 4th गियर में और आप 70 की स्पीड तक चले गए, तो कई बार आप भूल जाते हैं गियर शिफ्ट करना, उससे आपकी माइलेज इम्पैक्ट होती है। तो ये अप शिफ्ट के लिए आपको रिमाइंडर नहीं देता, लेकिन वहाँ पे एक इंडिकेटर आता है। लेकिन डाउन शिफ्ट के लिए आपको ये रिमाइंड कराता है। अगर आप सपोज 4th गियर में हैं और आप एकदम से 10-15 की स्पीड पे आ जाते हैं, तो एक बीप बजती है जो आपको बोलती है प्लीज डाउन शिफ्ट। वो बीप इसलिए होती है कि 4th गियर में 15 की स्पीड पे वो एक्सेलरेट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इसलिए आपको मैन्युअली करना पड़ता है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इसके डीसीटी से, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन वेरिएंट है, उससे ये लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए सस्ती है। तो आपकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है इस गाड़ी की वो कम है कंपेयर टू अ फुली ऑटोमेटिक डीसीटी जो कि 7 स्पीड के साथ आता है। बट इसमें आपको मैनुअल जैसा कंट्रोल और ऑटोमेटिक जैसी कन्वीनियंस मिल जाती है। बस यहाँ पे आपको ये है कि आपको गियर शिफ्टिंग जो है वो खुद से करनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन कहा जा रहा है। और किया ने IMT जो है वो अक्रॉस द ट्रिम लेवल्स ऑफर किया है इसमें, और आपको 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज जो इंजन हम चला रहे हैं, इसी में बहुत सारे ट्रिम लेवल्स मिल जाएंगे। तो लगभग 12 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होके ये 18 लाख के आसपास जाती है। इसके बीच में कई सारे ट्रिम लेवल्स हैं, तो उसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने सीटिंग फॉर्मेट के हिसाब से, क्योंकि ये 6 और 7 सीट फॉर्मेट में आती है, तो आप अपना ट्रिम लेवल चूज कर सकते हैं। और उस हिसाब से काफ़ी अच्छे से प्राइस किया गया है इस गाड़ी को, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब अगर मैं एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूं, जो कि है स्पेस एंड सीटिंग, तो इस गाड़ी में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको मिल जाता है अप टू 7 सीट का ऑप्शन, और ये वेरिएंट जो हम चला रहे हैं ये 6 सीट वेरिएंट है, जिसमें 2+2+2 का ऑप्शन है, और 7 सीट में 2+3+2 है, जिसमें आपको मिडिल रो में बेंच सीट मिल जाती है। तो ये गाड़ी जो है आपको अच्छा खासा स्पेस भी ऑफर कर देती है। बट ये है कि 3rd सीट के पीछे जो लगेज स्पेस है वो मे भी हो सकता है, अगर आप 6 लोग जा रहे हैं ट्रैवल पे, तो 6 लोगों का लगेज उसमें शायद पूरा आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक छोटे ट्रिप के लिए शायद वो सफिशिएंट है। बट अच्छी बात यह है कि इसकी सीटिंग जो है फ्लेक्सिबल है। लास्ट रो ऑफ सीट जो है वो हाफ फोल्ड अप कर सकते हो। तो अगर आप 5 लोग जा रहे हैं और आपके पास लगेज ज्यादा है, तो आप एक सीट को फोल्ड करके वहाँ पे लगेज ज्यादा कैरी कर सकते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि मैंने यूज किया अपनी ट्रिप पे, जब मैं गया था, तो मैंने जो लास्ट 2 सीट्स हैं उसमें से एक सीट को फोल्ड कर दिया और वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा लगेज रख दिया, और हम 5 लोग थे गाड़ी में, तो 5 लोग बहुत कंफर्ट में आए। इसमें तीनों रोज में आपको एयर कंडीशनिंग मिल जाती है, साथ में चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, और आप हायर वेरिएंट्स में जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जैसे बोस का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, और इसके साथ ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो काफ़ी प्रीमियम फीचर्स हैं, जो आपको हाई एंड कार्स में मिलते हैं, वो सब इसमें मिल जाते हैं। बट इसमें आपको ADAS नहीं मिलता है, जो कि किया सेल्टोस में आपको मिल जाता है। इसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है हाईवे ड्राइविंग के लिए। ऑटोमेटिक
हेडलैम्प्स हैं, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर है, सन ग्लास होल्डर है, एक सनरूफ दी गई है। हाँ, बट सनरूफ जो है वो पैनोरामिक नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो 20 लाख के बजट में गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें पैनोरामिक सनरूफ मिले, तो वो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे मिसिंग है। बट ठीक है, वो दैट वुड बी निटपिकिंग। मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में आपको जिस तरह के फीचर्स दे रही है गाड़ी वो काफ़ी अच्छे हैं इसकी। साथ ही बात करें राइड क्वालिटी की, तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सस्पेंशन सॉफ्ट हैं, व्हील्स बड़े हैं, हाईवे ड्राइविंग के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं। और साथ ही में बॉडी रोल है लेकिन बहुत कम है, वेल कंटेन्ड है, आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता है। बट क्योंकि गाड़ी का जो वेट है और जो गाड़ी का जो साइज है वो बड़ा है, तो आप इसको थोड़ा जेंटली चलाएंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। एकदम क्विक और सडन एक्सेलरेशन या जर्की ड्राइविंग के लिए ये गाड़ी नहीं बनाई गई है। बट हाँ, इसमें परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। आप चाहें तो इसमें ओकेजनली स्प्रिंट कर सकते हैं, बट जब भी आप इसको स्प्रिंट करते हैं या फिर आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी पेडल से चलाते हैं तो इसका माइलेज गिर जाता है। और मैंने नोटिस किया है कि कंजेस्टेड ट्रैफिक में या फिर इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा हैवी फुट से चलाता हूँ तो इसका माइलेज जो है वो सिंगल डिजिट में भी चला जाता है, 9-10 के आसपास आ जाता है। लेकिन जब मैं इसको रिलैक्स्ड वे में चला रहा हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा सडन एक्सेलरेशन या सडन ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे आराम से मेरे को सिटी में 12-13 का माइलेज दे रही है और हाईवेज पे आराम से 15-16 का माइलेज दे रही है। इनफैक्ट क्रूज कंट्रोल पे अगर मैं इसको सेट करके लॉन्ग जर्नी पे चलाता हूँ तो 18 तक का भी माइलेज इसने मेरे को दिया है। बट दैट इज़ एन आउटलायर, क्योंकि आप ज़्यादातर ऐसा नहीं चला पाते हैं। तो अगर मैं इसकी हाईवे ड्राइविंग की बात करूँ तो 16 का माइलेज, और अगर मैं सिटी ड्राइविंग की बात करूँ तो आपको 10 से 12, 13, 15 के बीच में कहीं भी माइलेज मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपका ड्राइविंग स्टाइल क्या है। अगर आप बहुत हैवी फुट से चलाएंगे तो हो सकता है आपका जो माइलेज है वो ड्रॉप करके 9-10 पे भी आ जाए। तो लेट मी कंक्लूड कि क्या आपके लिए एक IMT कार या किया कैरेंस IMT आपके लिए एक अच्छी चॉइस है, फैमिली चॉइस है या नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि IMT या DCT, अगर आप इन दो में से कंफ्यूज हैं तो DCT जो है वो एक फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जिसमें आपको गियर्स ऑपरेट नहीं करने हैं। गियर्स जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। हाँ, उसमें मैनुअल मोड होता है जहाँ पे आप गियर्स को मैनुअली शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए। लेकिन ज़्यादातर DCTs इतने रिस्पॉन्सिव होते हैं कि आप उस पर अगर थ्रॉटल पे ज़्यादा इनपुट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउन शिफ्ट कर देते हैं, तो आपको मैनुअल इंटरवेंशन की उसमें ना के बराबर जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैनुअल ट्रांसमिशन को इसलिए पसंद करते हैं कि उन्हें हर समय ये अपने कंट्रोल में गाड़ी चाहिए। वो चाहते हैं कि गियर शिफ्टिंग जो है वो उनके हिसाब से हो, रेव बैंड जो है उनके प्रेफरेंस के हिसाब से रहें। कई बार वो रिलैक्स मूड में चलाना चाहते हैं तो हायर गियर में चलाते हैं, जब वो स्पिरिटेड मूड में होते हैं तो वो लोअर गियर में चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए IMT एक काफ़ी अच्छा वेरिएंट है जिसमें कि आप बिल्कुल अपने हिसाब से गियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं कि कब आपको गियर शिफ्ट करना है और नहीं करना है। ये आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे देता है जहाँ पे आपको मिल जाता है कंट्रोल ऑफ अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार विद द कन्वीनियंस ऑफ एन ऑटोमेटिक क्लचलेस एक्सपीरियंस। हालांकि ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है, आप इसको एक सेमी ऑटोमेटिक या इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन जो भी चाहें आप इसको कह सकते हैं। बट ये काफ़ी एक अच्छा सॉल्यूशन उन लोगों के लिए हो सकता है जो सिटी में गाड़ी चलाते हैं, जो मैनुअल ट्रांसमिशन पसंद करते हैं लेकिन वो एक क्लचलेस एक्सपीरियंस चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है इस गाड़ी के फेवर में जाता है वो है इसकी कॉस्ट। अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस मिलता है किया कैरेंस IMT वेरिएंट्स में और DCT वेरिएंट्स में। DCT क्योंकि एक ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें ड्यूअल क्लच होता है, बहुत क्विक शिफ्ट्स होते हैं और एक्सेलरेशन एंड परफॉर्मेंस भी थोड़ा बेटर मिलता है। लेकिन अगर कोई उतना पैसा एक्स्ट्रा नहीं खर्चना चाहता है तो उसके लिए IMT एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको एक मैनुअल जैसा कंट्रोल दे देता है, मैनुअल जैसी लो कॉस्ट दे देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक ऑटोमेटिक जैसी कन्वीनियंस इस गाड़ी में मिल जाती है जो कि इस IMT के प्रोपोजिशन को काफ़ी सॉलिड बना देती है। प्लस अगर मैं इसको ऐड कर दूं इसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ, जो कि ना कि सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देता है बल्कि लाइट फुट पे बहुत अच्छी माइलेज भी दे देता है, तो ये एक विन विन है। आपको अच्छा माइलेज मिल रहा है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है और आपको एक वैल्यू फॉर मनी कन्वीनियंट ऑप्शन मिल जाता है IMT में, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है लेकिन पूरी तरह से मैनुअल भी नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे क्लच को कंट्रोल नहीं करना है। तो पार्टली जो ड्राइवर की जो डिफिकल्ट ड्यूटी है क्लच को ऑपरेट करने की वो ये आपसे ले लेता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस लिविंग विद किया कैरेंस IMT, जो कि एक काफ़ी कन्वीनियंट फैमिली कार है। आपके क्या विचार हैं इस गाड़ी के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कोई सवाल ऐसे हैं जो रह गए हों तो वो भी नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम कमेंट में ही उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक फॉलोअप वीडियो के थ्रू आपको आंसर कर देंगे।
हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका दोस्त रोहित खुराना आपसे विदा लेता हूँ। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।